पेट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति एक ऐसा वर्ड है जो कि अक्सर पॉलिटिशियंस, स्कैमर्स और भी बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक स्मार्टफ़ोन कंपनी भी है जिन्होंने इस वर्ड को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? और जिस कंपनी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है माइक्रोमैक्स। कैसे एक टाइम पर माइक्रोमैक्स वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मार्टफोन सेलर था इंडिया के अंदर। ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो इंडिया के अंदर चाइनीज स्मार्टफोन की वजह से हार गए, और आखिर क्यों आज के डेट में ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। माइक्रोमैक्स इसलिए वापस नहीं आया है कि हमारे अंदर पैशन है फ़ोन बनाने का। एंटी चाइना सेंटिमेंट पर सवार माइक्रोमैक्स अगले महीने इंडिया में वापसी कर रहा है। 3 नवंबर को कंपनी इन ब्रांड के अंदर फोन लॉन्च करेगी। सारी डिटेल्स धीरे धीरे आ रही हैं। पैशन तो है ही है, इसीलिए वापस आया है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टुवर्ड्स। डर रहा हूँ इस फोन का रिव्यू करते हुए, पता नहीं क्यों 10 बार सोचा है मैंने। पर इस बार जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ इंडिया के लिए। माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन। सबसे पहले हम इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी स्टैब्लिश्ड एक आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरह हुई थी, लेकिन इसे किया था मार्च 2000 में रोहित पटेल और राहुल शर्मा ने। लेकिन थोड़े समय के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि मोबाइल फोन्स की मार्केट में घुसना भी अच्छा रहेगा। 2008 तक आते आते मोबाइल बनाना भी चालू कर दिया था, और सिर्फ 2 साल के अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज बन गए इन मोबाइल सेलिंग। और सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि ये कंपनी सिर्फ ऐसे ही फोन बना देती थी, नहीं, ये काफी सारी चीजें देखकर बनाते थे, जैसे कि लोगों की डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या चीज ऐसे फीचर्स उनको ऐड करने चाहिए जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। जैसे कि यहाँ पर एक कहानी है, राहुल शर्मा जो कि को फाउंडर है माइक्रोमैक्स के, वो एक दिन एक पीसीओ देखते हैं जो कि ट्रक बैटरी से पावर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पावर शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से लोग अपना फ़ोन एक लॉन्ग लाइफ स्पैन के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने इसी को देखकर एक आइडिया सोचा कि कैसे वो मार्केट में फ़ोन लेकर आ सकते हैं इसकी बहुत ही लंबी बैटरी स्पैन हो, और उन्होंने कुछ ही समय के अंदर एक ऐसी फ़ोन निकाल दी जिसकी बैटरी 1 महीने तक चल जाती थी। और यहाँ पर मैं कीपैड फ़ोन्स की बात करूँ क्योंकि उस टाइम जमाना फीचर्स फ़ोन का ही था और स्मार्टफोन उस वक्त आए नहीं थे। देखते ही देखते माइक्रोमैक्स काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई। 2014 आते आते तक वो 10th लार्जेस्ट स्मार्टफोन वेंडर बन चुके थे, और यही नहीं, वो सैमसंग को भी पीछे छोड़कर आगे निकल चुके थे। और यही कंपनी आगे चलकर एक इतनी बड़ी कंपनी बनी कि उन्होंने रसिया में भी फ़ोन बेचे, और ऐसा सबसे पहले माइक्रोमैक्स ने किया। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, माइक्रोमैक्स ने कभी फ़ोन खुद नहीं बनाया। उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज की मदद लेकर, जो कि पहले से मोबाइल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करते थे, उनकी मदद लेकर फ़ोन इंपोर्ट किए और उन्हें इंडिया के अंदर बेचा। तो देखा जाए तो माइक्रोमैक्स के हाथ में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ थोड़े बहुत फीचर्स बदल सकते थे, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को वो कर सकते थे कस्टमाइज। अपने इनिशियल डेज में इन्होंने चाइना की मदद ली थी फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करवा के इंडिया में लाने में। ये कितना आयरॉनिकल है मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। इनिशियली जब ये स्टार्ट कर रहे थे रूरल एरियाज में इनको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये नई कंपनी है और ये क्या ही कर पाएगी। लेकिन उन्होंने कन्विंस कर लिया उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को ताकि वो अपने फोन्स लोगों तक पहुंचा पाए। और यही नहीं, उन्होंने जब स्टार्ट किया सिर्फ 10 दिनों के अंदर उन्होंने 10,000 अपने फ़ोन बेच लिए। और ये सिर्फ इसी वजह से हो पाया था क्योंकि उन्होंने हमेशा से बेसिक्स चीज़ों पर ध्यान दिया था, और काफ़ी सारे जो लोगों को असली में प्रॉब्लम आती थी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते थे, उनसे इंस्पायर्ड उनके फ़ोन होते थे। जैसे कि मल्टीपल सिम का कॉन्सेप्ट जो कि इंडिया में माइक्रोमैक्स नहीं लाया था। उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स भी ऐड किए उस टाइम पर, जबकि कोई कंपनी नहीं दे रही थी, और उनके फ़ोन ब्लूटूथ इनेबल्ड हुए थे। और 2015 आते आते तक ये नोकिया से भी बड़े ब्रांड बन चुके थे। उस वक्त जिनको नहीं पता, नोकिया काफ़ी बड़ा ब्रांड था और काफ़ी सारे फ़ोन नोकिया के भी थे, और ये नोकिया को भी एक्सीड करके आगे निकल चुके थे। और ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने अपना इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर रखा था, जिनका नाम था हुक जैकब। अब ये तो बात होगी इनके अर्ली सक्सेस की, लेकिन इन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ, हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके डाउनफॉल का एक कारण था जियो का आना, क्योंकि जियो के आते ही 4G इंटरनेट बहुत ही कम प्राइस पर लोगों को अवेलेबल हो गया था, और अब लोग जियो 4G ही यूज करना चाहते थे ताकि वो इंटरनेट को यूज कर पाए। लेकिन जो माइक्रोमैक्स फोन बना रहा था वो थे 3G, और कोई भी 3G फोन्स उस टाइम पर नहीं रखना चाह रहा था, बिकॉज इट वाज द एरा ऑफ 4G। और इसी वजह से लोगों ने माइक्रोमैक्स का फोन यूज करना छोड़ दिया, और जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स के पास काफी सारे फोन्स 3G स्टॉक में पड़े रह गए, और इतनी बड़ी इन्वेंट्री को ऐसे ही तो वो डंप नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोमैक्स के पास इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि
वो 3G फोन्स को डम करके नए 4G फोन्स बनाए और मार्केट में इंट्रोड्यूस। उस वक्त वो ऐसा नहीं कर पाए और उनके मार्केट शेयर 9% पर आ गए थे। सबसे पहला कारण ये था जियो के आने का। दूसरा जो सबसे बड़ा कंपटीशन था वो इनका था चाइनीज कंपनीज से, जो कि फोन मैन्युफैक्चर कर। अभी तक माइक्रोमैक्स के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी वो थी मेक इन इंडिया पॉलिसी, क्योंकि वो सारी चीजें इंडिया बनाते थे और वो एज ए देख लिया गया था माइक्रोमैक्स को कि एक इंडिया की कंपनी है। इस वजह से काफी सारे लोग माइक्रोमैक्स के फोन यूज करते थे। प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि चाइनीज स्मार्टफोन वेंडर्स के पास 4G फोन्स ऑलरेडी अवेलेबल थे और वो जब इंडिया में आए, जैसे ही 4G आया, लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे माइक्रोमैक्स के अंदर कि वो कोई एक 4G फोन खरीद ले, क्योंकि माइक्रोमैक्स से 3G फोन्स बनाता था और इस वजह से लोग चाइनीज फोन्स की तरफ शिफ्ट करना चालू हो गए क्योंकि उनके पास 4G फोन्स थे। माइक्रोमैक्स काफी ज्यादा क्वालिटी पर न फोकस करके क्वांटिटी पर फोकस कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा उठता गया क्योंकि एवरीवन वांट्स क्वालिटी। यही नहीं, चाइनीज कंपनीज ने आकर के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप की, काफी सारे होर्डिंग्स लगवाए, एडवर्टाइजमेंट्स की, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा पता चला। और मेक इन इंडिया आने के बाद चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने भी कहा कि हम फोन्स इंडिया में बना रहे हैं। माइक्रोमैक्स के पास अब ये एडवांटेज नहीं था कि वो कह पाए कि दूसरी कंपनीज बाहर की हैं और वही कंपनी है जो इंडियन है, क्योंकि अब अल्टीमेटली तो फोन्स इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी इंडिया में ही हो रहे हैं। और जैसे ही माइक्रोमैक्स के पास से ये फ्रीडम छिन गई, उनके मार्केट शेयर अभी 9% थे, अब 3.4% हो चुके थे। तीसरा जो मेन कारण था वो था डीमोनेटाइजेशन। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. जब इंडिया में 500 और 1000 रुपीज के नोट बैन हुए थे तब माइक्रोमैक्स को काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। वो इसलिए क्योंकि माइक्रोमैक्स मेनली 10,000 रुपीज के नीचे के फोन्स को ऑपरेट करता था और इसके कारण जो भी लोग 10,000 के नीचे का फोन खरीदते थे वो मेनली कैश में पेमेंट करते थे, क्योंकि उस वक्त पुअर पीपल डोंट यूज ऑनलाइन पेमेंट्स और ये यही कारण था कि वो कैश में पेमेंट करते थे। डीमोनेटाइजेशन की वजह से माइक्रोमैक्स को लगा कि फोन लॉन्च करना बेवकूफ़ी हुई। अब बात करते हैं 2020 की, जिसमें माइक्रोमैक्स वापस आया अपने फोन्स के साथ और इन्होंने इसका नाम दिया इनफोन। तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये थी कि इन्होंने अपने आप को इंडिया के साथ कनेक्ट करके दिखाने लगे कि ये हमारा इंडियन फोन है। चाइना के साथ इंडिया के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि इसमें ही मार्केट करके इनकी कंपनी अब काफी सारे फोन्स को बेच पाएगी। और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला था टेक यूट्यूबर्स पर, जो इन फोन को रिव्यू और करते थे। दूसरा काफी नेगेटिव माहौल क्रिएट हो गया मेरे हिसाब से, जिसको क्रिएट करने में ब्रांड की गलती नहीं कहूंगा मैं, सॉरी टू से, एंड प्लीज माइंड मत करना। पहली बार ऐसा हुआ, मतलब मेरा फोन मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, बट मुझे रहा हूँ इस फोन का रिव्यू करते हुए, पता नहीं क्यों 10 बार सोचा है मैंने। मतलब सबका यही कहना है कि पब्लिक सुनना ही नहीं चाहती कुछ। मैं समझ रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, बट इसको अभी रिव्यू करते टाइम हम एक स्ट्रिक्टली एक प्रोडक्ट अप्रोच लेंगे कि भाई प्रोडक्ट कैसा, अपने इमोशंस थोड़ा सा हम साइड में हटा के। वो भी काफी ज्यादा डरे हुए थे कि अगर इस फोन को कुछ कह दिया तो उनके सब्सक्राइबर्स बुरा मान जाएंगे या फिर आगे इनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए काफी सारे लोगों ने तो इसकी तारीफ भी करनी चालू कर दी थी, जबकि ये फोन उतना अच्छा था भी नहीं। इस फोन में काफी सारे प्रॉब्लम्स भी थे और माइक्रोमैक्स की स्ट्रेटेजी कभी कभी सही रही है लेकिन काफी टाइम खराब रही है। इसी वजह से उनके को फाउंडर राहुल शर्मा ने 2021 में रिजाइन कर दिया और उन्होंने कारण यही दिया था कि माइक्रोमैक्स के स्ट्रेटेजीज और प्लान्स काफी ज्यादा खराब रहते हैं और उन्होंने जब अपना इन फोन लॉन्च किया तब भी खास क्वालिटी नहीं दी उन्होंने। तो यहाँ पर मैंने चारों डिवाइसेस में टेस्ट किया, तो यहाँ पर हल्का सा प्रेस करने पे देखिए ये बिल्कुल साउंड करता है, तो यहाँ से ये हल्का सा ढीला है, तो यहाँ पर हल्का सा देखा जाए तो यस क्वालिटी इशू जरूर है। उन्होंने वही चीप क्वालिटीज दी, बस उसको एक नए पैकेज के साथ जो कि उस टाइम पे ट्रेंड में था। अच्छे प्रोसेसर डाल देना, अच्छे कैमरा, लेकिन द बिल्ड क्वालिटी जो फोन की थी काफी खराब थी। और जब आप किसी चीज को देशभक्ति से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो लोगों को उसको एज ए प्रूफ देखने लगता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो इसका मतलब हम सच्चे देशभक्त नहीं है। और लोगों ने इसके कारण ही इन फोन्स को काफी लोगों ने तो इसी वजह से खरीदा कि ये इंडिया का फोन है। लेकिन ऐसी कंपनीज ना ज्यादा चल नहीं पाती क्योंकि ये एक पॉइंट कॉस्ट है जिसकी वजह से वो यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि जब वो चीजें जा चुकी हैं तब आप कैसे फोन बेचोगे, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। और इसका कारण आगे चल के इस कंपनी में देखने को मिला। इस कंपनी में काफी सारे ले ऑफ्स हुए, लोगों को हटा दिया गया, 100 लोगों को निकाल दिया गया अपने जॉब से। और अब ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करने की सोच रही है। अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट काफी ज्यादा क्लस्टर्ड है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफी बड़े बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि ओला, बजाज और भी बहुत सारी कंपनीज है। मुझे नहीं लगता ये कंपटीशन वो फेस कर पाएंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। और इसी के साथ अभी उनके चैनल पर कोई वीडियोस नहीं आए पिछले 1 साल से। तो यही थी कहानी माइक्रोमैक्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।